आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे रोल ऑफ एटीपी। रोल ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? असल में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है। ये अपने अंदर क्या करता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, जो एट द टाइम ऑफ नीड, जब भी बॉडी को नीड होती है या सेल को एनर्जी की नीड होती है, तो वो इस मॉलिक्यूल से अपनी एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है। लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज पॉसिबल ओनली इफ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इन इट्स सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदगी कब तक पॉसिबल है? जब तक ये सेल्स को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो रही है। और जैसे कि जिंदगी हमारी जो रोजमर्रा के प्रोसेसेस हैं बॉडी लेवल पे, वो मूवमेंट है, डेवलपमेंट है। हमारी बॉडी ने मूव करना होता है, डेवलप करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी ने टेम्परेचर बैलेंस करना होता है, या वाटर का जो लेवल है वो बॉडी में मेंटेन करना होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी होती है। तो इन सारे प्रोसेसेस में जो बॉडी है उसको एनर्जी चाहिए होती है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब वो जो बॉडी ये सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लेती है, वो कहाँ से लेती है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज एंड स्टोर एनर्जी एट द सेलुलर लेवल इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर लेवल पे एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है एंड रिलीज एनर्जी दैट कैन बी यूज मच लाइक मनी। जैसे हम पैसे को अपने पास जमा करते हैं और ज़रूरत के वक्त उस पैसे को निकाल कर हम यूज़ करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो एटीपी है वो हमारे पास क्या है? एक एनर्जी की करेंसी है। ठीक है, एक एनर्जी करेंसी है सेल की, जो हम यूज़ करते हैं और जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं और एट द टाइम ऑफ नीड हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने जमा किए हुए पैसे को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं आर ब्रोकन डाउन इन सेल्स, जब सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस में ग्लूकोज कहीं इन्वॉल्व होती हैं, कहीं प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं या अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होती हैं। जब भी ये वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेल में इनका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी कौन कैप्चर करता है? एटीपी मॉलिक्यूल कैप्चर करता है और उसके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है। हमारे जो सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी तोड़ फोड़ हो रही होती है, तो जब वो टूटते हैं तो उसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कब करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं? एटीपी के मॉलिक्यूल स्टोर कर रहे हैं। और एनर्जी उस वक्त तक एटीपी के मॉलिक्यूल्स में स्टोर रहती है जब तक कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। जब तक हम उसे यूटिलाइज नहीं करते, व्हेन एनर्जी इज नीडेड बाय द सेल, जब एनर्जी सेल को चाहिए होती है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। ब्रेक डाउन बाय यूजिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स के जरिए जब हम किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो यहाँ पे जो एटीपी मॉलिक्यूल है उसकी भी हाइड्रोलिसिस होती है, ताकि उसमें से हम एनर्जी रिलीज कर सकें और जो सेल को जो फंक्शन परफॉर्म करना है उस एनर्जी को यूज करके वो सेल फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है। अब हमारी बॉडी में एटीपी और एडीपी एक साइकिल होता है, जिसमें एटीपी कॉन्टिन्यूसली एडीपी में कन्वर्ट हो रहा होता है और एडीपी कॉन्टिन्यूसली किसमें चेंज हो रहा होता है? एटीपी में कन्वर्ट हो रहा होता है। एटीपी एडीपी में किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है? हाइड्रोलिसिस से। ठीक है। यहाँ पे एटीपी की वाटर के जरिए ब्रेकडाउन होता है और वो किसमें चेंज हो जाता है? एडीपी में। और एडीपी एटीपी में वापस कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, मीन्स कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐड अप होता है, तो उससे वापस हमें क्या मिल सकती है? एटीपी मिल सकती है। तो ये एक साइकिल है जो हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है। एटीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब एटीपी किसमें चेंज होता है? एडीपी में चेंज होता है, तो इसमें साथ में क्या रिलीज होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आई स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक और पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें ट्राई मीन्स 3 कि एटीपी जो है उसमें कितने फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद हैं। और एडीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब एटीपी में से एटीपी के कितने फॉस्फेट थे, 3 फॉस्फेट थे, डाई मीन्स 2, यहाँ पे कितने फॉस्फेट रह गए, 2 फॉस्फेट रह गए और एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया है। और जब ये बॉन्ड फॉस्फेट का ब्रेक होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब द थर्ड फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट्स फ्रॉम एटीपी, जो तीसरा फॉस्फेट ग्रुप अभी जैसे मैंने आपको बताया वो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से सेपरेट हो जाएगा एंड रिमेन्स इन द सेल इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, और अब सेल में इनऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद रहेगा। एडीपी एंड फॉस्फेट अब जो क्योंकि वो मौजूद है सेल में, तो यहाँ पे जो एडीपी बना है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ वापस कंबाइन करेगा और वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए हमें क्या दे देगा, एटीपी दे देगा। The ability of ATP to store and release energy is because of its unique structure. जो ATP की एबिलिटी है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है, वो उसके स्ट्रक्चर की बेस पे है। अब हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है जो उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर स्टोर करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो एनर्जी फ्रॉम कैटाबोलिज्म एंड लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, या कैटाबोलिज्म से जो एनर्जी रिलीज होती है, कैटाबोलिज्म मींस प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है। कैटाबोलिज्म तोड़ फोड़ का प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो कैटाबोलिज्म के प्रोसेस में या जब लाइट एनर्जी प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं तो उसके प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही होती है, वो एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो सेल यूज कर लेंगे अपना फंक्शन परफॉर्म करने में, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एटीपी एडीपी में चेंज हो जाएगा और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। अब जब हमें एनर्जी को स्टोर करना होगा तो एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोबारा कंबाइन कर देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, और ये किस में चेंज हो जाएगा, एटीपी में चेंज हो जाएगा और वापस इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल देखें तो एटीपी का जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास है एडेनिन, दूसरी हमारे पास है राइबोस और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, 3 हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, सॉरी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडेनिन जो एक बेस है जो कि डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। इसको हम एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। अब ये जो डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एडेनिन बोलते हैं। इसके साथ क्या अटैच है, राइबोस अटैच है। राइबोस एक 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 5 कार्बन शुगर है। इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जब एडेनिन राइबोस के साथ बॉन्ड बनाती है तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, एडिनोसिन कहलाते हैं। इस वजह से हम इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, द एडेनिन नाइट्रोजन बेस बाइंड्स टू राइबोस शुगर एंड फॉर्म एडिनोसिन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें एडेनिन राइबोस के साथ बॉन्डिंग की हुई है वो क्या कहलाता है, एडिनोसिन कहलाता है। और जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो इस तरह से राइबोस शुगर के साथ अटैच है। ठीक है, और अब राइबोस शुगर के साथ जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो इतने ये वाला यहाँ फिगर को देखें, इतना जो स्टेप है जिसमें एक एडेनिन और राइबोस आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन बोलते हैं। ठीक है, अब एडिनोसिन के साथ जब एक फॉस्फेट, ये एडिनोसिन था, एडिनोसिन के साथ जब एक फॉस्फेट ग्रुप भी आके अटैच हो गया तो ये क्या कहलाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन्स 1 कि एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। फिर हमारे पास एडिनोसिन के साथ एक और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। अब इसके पास टोटल 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हो गए तो हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। अब इसके साथ तीसरा फॉस्फेट ग्रुप ये अटैच हो गया है तो ये हमारे पास क्या है, ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज विजिबल है, इनके दरमियान इन्होंने जो बॉन्डिंग शो की है फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान, इस बॉन्ड को उन्होंने इस तरह से वेवी लाइन से ड्रॉ किया है। वेवी लाइन का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड, कि इसमें ये क्या करते हैं, अपने अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं जो एट द टाइम ऑफ नीड सेल जो है
वो इस एट द टाइम ऑफ नीड सेल इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और वो एनर्जी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। जब फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप जब बाइंड करता है एडिनोसिन के साथ जब फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करेगा वो क्या बनाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब उसी के साथ सेकंड फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करेगा तो वो क्या बनाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। थर्ड फॉस्फेट ग्रुप जब कंबाइन करेगा AMP के साथ वो क्या बनाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। The three phosphate groups are serially bonded in a linear chain and with adenosine to form ATP। तीन जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो इस तरह से सीरीज में अटैच हैं एडिनोसिन के साथ और वो क्या बना रहे हैं, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहे हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ATP में एबिलिटी है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। हाई एनर्जी बॉन्ड्स कौन से हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे देखिए इन्होंने बॉन्डिंग को किससे शो किया है, स्ट्रेट लाइन से शो किया है, लेकिन जो एनर्जी रिच बॉन्ड्स हैं जो दो फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में मौजूद हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ वेवी लाइन। उसके लिए हम इस तरह से वेवी लाइन यूज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है एनर्जी रिच बॉन्ड्स को। ठीक है। The energy stored in these bonds may be used in the cells to carry out their function। जो इन bonds में एनर्जी स्टोर हुई है वो सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक करता है, यहाँ से जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है और किसमें चेंज हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल्स अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो दिस वाज द रोल ऑफ ATP एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।